हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th की फिजिक्स में चैप्टर सेकंड में जो टॉपिक है वो है एक अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि अपरिमित का मतलब यहाँ पे है अनंत लंबाई की अचालक परत है। अब अनंत लंबाई का मतलब हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक अचालक परत है और अनंत लंबाई की है, और हम मान लेते हैं कि इस अचालक परत का जो भाग है, एक छोटा सा भाग मान लेते हैं जिसकी हम स्टडी यहाँ पे करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये ए बी सी डी एक अचालक परत का अनंत लंबाई की या अपरिमित लंबाई की अचालक परत का भाग है, और इसके कारण हमको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो, अनंत लंबाई का मतलब ये है कि जब हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो इस बिंदु की इस चालक परत से जो दूरी होगी वो इसकी लंबाई की तुलना में, जो अचालक परत हम ले रहे हैं इसकी लंबाई, चौड़ाई, आकार जो भी है उसकी तुलना में क्या है, नगण्य है। बिंदु की दूरी जो क्या होगी, नगण्य। अब अगर हम इसको, इस अचालक परत को आवेश देते हैं, इसको आवेशित करते हैं, तो ये एक समान रूप से आवेशित हो जाएगी और सारा का सारा आवेश जो है वो इसमें एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं जो आवेश है वो इस तरह से इसके पूरे आयतन में, पूरे क्षेत्रफल में वितरित हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है हमको मान लो किसी बिंदु P पर, ये बिंदु है P, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो अचालक परत का भाग हमने माना है ABCD, इसके यहाँ पे ले लेते हैं कि इस बिंदु, मान लो ये O बिंदु है, इस O बिंदु से इस P बिंदु की जो दूरी है वो स्मॉल r है। इस P बिंदु की दूरी क्या है, इस O बिंदु से क्या है, स्मॉल r है। तो हमको अब क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस बिंदु P पर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस O बिंदु से इसके दोनों तरफ, ऊपर और नीचे, दो अल्पांश ले लेते हैं। इस दो अल्पांश ले लेते हैं, बराबर लंबाई के, बराबर क्षेत्रफल के अल्पांश ले लेते हैं जो इस बिंदु से समान दूरी पर है। बिंदु O से क्या है, समान दूरी पर। मान लेते हैं ये अल्पांश A1 है और इस अल्पांश को हम मान लेते हैं क्या, A2। ठीक है, दो अल्पांश हमने ले लिए, एक A1 और एक A2, और ये हम अल्पांश इस तरह से लेंगे कि इन दोनों अल्पांश इस बिंदु O से समान दूरी पर स्थित होंगे। जब हम इस चालक परत को हम आवेशित करते हैं और जब आवेश इसमें एक समान रूप से फैल जाता है तो इस चालक परत के लिए जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व, वो क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व को हम लिखते हैं सिग्मा से। तो मान लेते हैं इसका जो नियत जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा वो क्या है, सिग्मा है। अब जो है इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पर निकालनी है, तो इसके लिए अब आगे क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, एक अनंत लंबाई की अचालक परत ली और उसका एक छोटा सा भाग ले लिया ABCD, और इसको हमने जब आवेशित किया तो आवेशित करने पर एक समान रूप से ये आवेशित हो जाएगी, और इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा इस अचालक परत का वो हमने मान लिया यहाँ पे क्या है, सिग्मा है। ठीक है, अब आगे जो है इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने क्या किया, इस चालक ABCD जो भाग है इस पर एक बिंदु O लिया और O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P हमने ले लिया।
अब आगे जो है हमने क्या किया, बिंदु O के दोनों तरफ दो बराबर लंबाई के बराबर क्षेत्रफल के हमने अल्पांश ले लिए A1 और A2 जो बिंदु O से समान दूरी पर स्थित हैं। अब देखो आगे क्या करना है। पिछले जो वीडियो लेक्चर में हमने देखा था चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसमें भी हमने ऐसा ही कुछ किया था, वहाँ पे भी अल्पांश लिया था। तो उसमें पहले हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात की थी, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पे पहले तो हम क्या करेंगे, इस अल्पांश A1 के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करेंगे। तो वो दिशा क्या होगी, देखो यहाँ पे दिशा हो जाएगी इस तरह से, यहाँ से देखो धनावेश है तो धनावेश क्या होगा, धनावेश से दूर होगी दिशा विद्युत क्षेत्र की। तो इस तरह से हम ले सकते हैं, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी। और इसको ले लेते हैं हम। अब देखो अल्पांश है, छोटा सा अल्पांश है, तो विद्युत क्षेत्र भी छोटा सा ही होगा, तो ये मान लेते हैं DE1 वेक्टर। ऐसे ही इस बिंदु के कारण इस अल्पांश के कारण P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, यहाँ पे दिशा जो होगी अल्पांश से दूर, धनावेश है तो धनावेश से दूर इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम लिख लेते हैं DE2 वेक्टर, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब आगे जो है यहाँ पे अगर देखें तो इस अल्पांश की बिंदु P से दूरी और A1 और दूसरा अल्पांश A2 है, इसकी बिंदु P से दूरी क्या है, समान है और दोनों समान आवेशित हैं। तो दोनों के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। तो हम बोल सकते हैं कि DE1 का जो परिमाण होगा वो DE2 के परिमाण के बराबर होगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे है यानी कि DE1 और DE2 का परिमाण समान है लेकिन दिशा अलग अलग है। अब हम क्या करेंगे दिशा के लिए, तो हम क्या करते हैं कि इनके घटक कर लेते हैं दोनों के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं आगे, और अगर ये कोण थीटा मान लें हम, तो सममिति से इस त्रिभुज में ये थीटा, तो यहाँ पे भी समरूपता के कारण ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब शीर्षाभिमुख कोण की बात करें तो इसके सामने ये कोण जो है शीर्षाभिमुख है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और इसके सामने ये है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक लाइन और खींच लेते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन, ये बिंदु P है ही। ऊर्ध्वाधर क्यों खींचेंगे, क्योंकि दो घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक होगा और एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा। तो DE1 का क्षैतिज घटक जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ पे DE1 cos थीटा, और DE1 का ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा वो क्या होगा, DE1 sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब DE2 का जो घटक करेंगे उसका क्षैतिज घटक क्या होगा, अगर इसके क्षैतिज घटक की बात करें अपन तो परिमाण में तो दोनों समान ही है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एरो एक साथ एक जगह लिख सकते हैं। ये हो जाएगा DE2 cos थीटा, और इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो क्या होगा, DE2 sin थीटा, ठीक है। DE2 का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। अब देखो DE1 और DE2 परिमाण में बराबर है, तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जो ऊर्ध्वाधर घटक है DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा ये विपरीत दिशा में है और साथ में परिमाण में समान है, तो ये क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी वो क्या आएगी, क्षैतिज दिशा में ही आएगी, क्योंकि क्षैतिज दिशा में जो घटक है DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो आ रही है वो अचालक परत के लंबवत बाहर की तरफ आ रही है और धनावेशी तत्व इससे दूर होगी। हमने दो अल्पांश लिए, ऐसे ही सममिति के रूप में हम क्या करेंगे, इस अचालक परत में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे अल्पांश लेंगे इसी तरह से, और सबके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसकी दिशा किधर आएगी, इस अचालक परत से लंबवत बाहर की तरफ ही आएगी धनात्मक आवेश होने के कारण। तो इस तरह से हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से हमको पता चल गया
कि दिशा अचालक परत के लंबवत बाहर की तरफ होगी। आगे जो हम क्या करेंगे, अब गाउस के नियम की सहायता लेंगे। अब आगे जो है हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हम ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अब गाउसियन पृष्ठ कैसा लेंगे यहाँ पे, ये हमको देखना है। तो जो अचालक परत हमने ली है, आवेशित अचालक परत, उसके लिए हम कैसा गाउसियन पृष्ठ लें। तो देखो यहाँ पे जैसे ये आवेशित अचालक परत है, अनंत लंबाई की आवेशित अचालक परत है, और इसको हमने आवेश दे दिया यहाँ पे, इस तरह से ये आवेशित है। तो यहाँ पे जो है जब भी हम किसी परत की, किसी पट्टिका की बात करेंगे तो हम बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लेते हैं। तो मान लेते हैं एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है और वो इस तरह से है, जैसे समझना इस चीज को पहले। देखो ये इस तरह से हमने एक गाउसियन गोल बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लिया है, जिसकी लंबाई तो है 2r और त्रिज्या जो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कौन सा, वृत्तीय, जो वृत्ताकार पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है s। क्या किया हमने यहाँ पे जो है, देखो ये जो पट्टिका परत है, अचालक परत ऐसे है, इसके एक तरफ तो हमने r लंबाई और एक तरफ r लंबाई, इधर 2r लंबाई का क्या लिया है, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है, जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है। तो आधा इधर होगा और आधा इधर होगा। हमने गाउसियन पृष्ठ जो कल्पना की है वो इस तरह से होगा। तो इसकी जो लंबाई है वो किस तरह से है, r तो इधर होगी आधी, तो और आधी इधर होगी। और चालक परत, अचालक जो परत है वो इसको दो भागों में बराबर बांट रही है, यानी बीच में है, ठीक है। और गाउसियन पृष्ठ जो यहाँ पे वृत्ताकार गाउसियन पृष्ठ है, वृत्ताकार भाग है, वो क्या है, उसका क्षेत्रफल हम s लेके चल रहे हैं। अब जो है, अब हमको क्या करना पड़ेगा बताओ। और बिंदु P कहाँ स्थित है, बिंदु P जो है इससे r दूरी पर स्थित होगा। जैसे ये क्या है, O है, तो बिंदु P यहाँ पे है। बिंदु P कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अब जो है एक चीज़ समझना, यहाँ पे ये जो यहाँ पे अपन ये वृत्ताकार भाग बना रहे हैं, ये कहाँ है, ये चालक परत पर, अचालक परत पर है। अगर अचालक परत देखो ऐसे है तो इसका जो गाउसियन पृष्ठ होगा बेलनाकार, उसका वृत्तीय भाग जो है, इसका जो अचालक परत है उसका भाग घेरेगा। तो वही हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये भी क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ धनावेश होगा। जितना क्षेत्रफल ये घेर रही है, ये जो गाउसियन पृष्ठ घेर रहा है अचालक परत का, वहाँ पे कुछ ना कुछ आवेश होगा। तो इसका क्षेत्रफल अगर s है, इसका s है, तो इसका भी क्या होगा, s ही होगा। अब जब हमको यहाँ पे ज्ञात करना है इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, तो क्या करेंगे, हमको फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्लक्स के लिए हमने क्या किया था, एक तो फ्लक्स की परिभाषा से हम निकालते हैं फ्लक्स का मान, और एक गाउस के नियम से निकालते हैं फ्लक्स का मान। तो पहले फ्लक्स की परिभाषा से निकालते हैं। तो फ्लक्स की परिभाषा से निकालने के लिए हमको पता है कि यहाँ लिख सकते हैं अपन, फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यही होता है, हमने यही पढ़ा है।
अब ई डॉट डी एस जो है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ई डी एस कोस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच का कोण है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ पे 3 सतह है, देखो 2 तो वृत्ताकार सतह है और एक वक्रीय सतह है। तो इस सतह को हम क्या मान लेते हैं, S1 मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, S2 मान लेते हैं, और जो वक्राकार सतह है, जो वक्रीय सतह है, उसको हम क्या मान लेते हैं, S3 मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं, S3। ये जो सतह है ना, ये इस तरह की सतह है जो, वो क्या है, S3 मान लेते हैं। अब इस पर एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं, इस सतह पर एक अल्पांश ले लिया, ds अल्पांश, और इसकी जो दिशा होगी वो किस तरह से होगी, इस तरह से होगी, ds वेक्टर की दिशा, ठीक है। और यहाँ पे भी एक अल्पांश ले लिया, तो इसकी दिशा क्या होगी, छोटा सा अल्पांश ds ले लिया, तो क्षेत्रफल की दिशा जो होगी वो सतह की लंबवत बाहर की ओर होगी। ऐसे ही यहाँ पे भी हमने एक अल्पांश ले लिया, ठीक है, इसकी दिशा क्या होगी, ऐसे होगी सतह की लंबवत, ठीक है। अगर ये ऐसे है तो जो वक्रीय सतह है इसके लंबवत होगी बाहर की तरफ। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो हमने निकाली थी वो क्या थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा थी, जो सतह है चालक पर अचालक परत है उसके लंबवत बाहर की ओर थी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसे कुछ थी, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा थी, हाँ या ना। तो यहाँ पे इधर भी क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसे होगी, ठीक है। इस सतह के लिए अगर हम वक्री सतह के लिए ले तो उसके लिए या तो इधर या ऐसे इधर, तो क्या होगा, इनके बीच का कोण यहाँ पे तो होगा 90 डिग्री, यहाँ पे ई और डी एस के बीच का कोण कितना है, थीटा 0 डिग्री है, और यहाँ ई और डी एस के बीच का कोण थीटा कितना है, 0 डिग्री है। ये हमको ध्यान रखना है। तो हम आगे इसमें चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं 3 सतह हमने यहाँ पे मानी है, तो S1 सतह से जो पारित विद्युत फ्लक्स होगा उसको φ1 ले लेते हैं, S2 सतह से जो फ्लक्स जो विद्युत फ्लक्स होगा पारित विद्युत फ्लक्स वो φ2 ले लेते हैं, और S3 जो सतह है वक्री सतह उससे पारित फ्लक्स φ3 ले लेते हैं। तो जो कुल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, कुल फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, कुल विद्युत फ्लक्स जो है अगर हम लिखें तो फाई बराबर क्या ले लेंगे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 क्या है ये हमने अभी देखा। अब φ1 क्या होगा, अगर हम इसकी परिभाषा से देखें, फ्लक्स की परिभाषा से, तो फाई बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, φ1 की जगह हम लिख सकते हैं फॉर S1 सतह, S1 सतह के लिए ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस S2 सतह के लिए, S2 सतह के लिए ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर का समाकलन प्लस S3 सतह के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना वाली चीज़ क्या है कि S1 सतह के लिए, किसके लिए, S1 सतह के लिए हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लिख सकते हैं S1 के लिए वो है S1, तो यहाँ पे ई वेक्टर जो है वो ds वेक्टर के साथ क्या है, समांतर है, या हम बोले थीटा का मान क्या है, 0 डिग्री है। फिर बोले S2 सतह के लिए, S2 सतह के लिए क्या होगा बताओ, S2 सतह के लिए हो जाएगा क्या, ये है S2 सतह ये, तो इसके लिए भी क्या होगा, ई वेक्टर और ds वेक्टर क्या है, समांतर है, यानी कि हम बोल सकते हैं थीटा कितना है, 0 डिग्री है। ऐसे ही S3 सतह के लिए क्या होगा, S3 सतह के लिए हम लिख सकते हैं कि ई वेक्टर जो है वो ds वेक्टर के क्या है, लंबवत है।
देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसे, डी एस वेक्टर ऐसे 90 डिग्री बन रहा है, तो थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक, अब यहाँ पे हम आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या ये मान रख देते हैं, ई डॉट डी एस है तो ई डी एस कोस थीटा लिखेंगे, थीटा के मान रख देते हैं। तो आगे हम लिख सकते हैं फाई बराबर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ देखो S1 सतह के लिए, S1 सतह के लिए ई डी एस कोस 0, ई डी एस कोस 0 डिग्री प्लस S2 सतह के लिए क्या होगा, S2 सतह के लिए ई डी एस कोस वही 0 आएगा, कोस 0, ई डी एस कोस 0, और S3 सतह के लिए क्या हो जाएगा, ई डी एस कोस 90। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया। अब देखो कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, फाई बराबर ये S1 के लिए ई डी एस प्लस S2 के लिए समाकलन ई डी एस, और S3 के लिए कोस 90 का मान 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो इस वृत्ताकार सतह पर या इधर कहीं पे भी हो, बिंदु P इस पर है, तो इस पर किसी भी कहीं पे भी बिंदु P को लेओगे तो वो हमेशा यहाँ से r दूरी पर स्थित होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण है वो नहीं बदलेगा। तो हम कह सकते हैं कि परिमाण नहीं बदलेगा, तो E नियत रहेगा, तो E को हम यहाँ पे बाहर ले सकते हैं। तो बाहर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फाई बराबर यहाँ लिख सकते हैं ई डी एस S1 के लिए है, और ये इंटीग्रेट करेंगे ई डी एस S2 के लिए है। ठीक है, अब ये चीज़ क्या होगी यहाँ पे, कोई बता सकता है? देखो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेट लिखें डी एस S1 और इंटीग्रेट डी एस S2, ये मान क्या होगा, चूंकि ये होता है यहाँ पे ds जो है वो छोटे से अल्पांश का क्षेत्रफल है, ds छोटे से क्षेत्रफल का अल्पांश, छोटे से अल्पांश का क्षेत्रफल है। तो इंटीग्रेशन जो समाकलन हम कर रहे हैं S1 सतह के लिए, तो इस S1 का पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा और S2 का पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। और हमने शुरू में क्या बोला था कि S1 सतह और S2 सतह का जो क्षेत्रफल है वो क्या माना था, बराबर माना था। इसको S लिया था और इसको भी S लिया था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, S लिख सकते हैं। ये लिख लिया, तो आगे हम क्या करें, आगे देखो यहाँ पे इसके बाद में जो है साइड में हम वो लिख सकते हैं, इसके साइड में, और यहाँ पे इसको हम S लिख देंगे और इसको भी S लिख देंगे। तो फाई बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई बराबर आ जाएगा E इंटू एस प्लस E इंटू एस। तो ये कितना आ गया बताओ, फाई बराबर 2ES आ गया। क्या आ गया, 2ES। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये आ गया हमारे पास फ्लक्स की परिभाषा से विद्युत फ्लक्स का मान आ गया जो इस गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध है। अब हम जो है वो गाउस के नियम की सहायता लेंगे, तो इसको पॉज करके नोट कर लो। अब आगे जो है यहाँ पे हम गाउस के नियम की सहायता लेंगे। तो गाउस के नियम में क्या है कि गाउस के नियम से अगर हम लिखें, गाउस के नियम से, तो गाउस का नियम क्या कहता है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई, वो होता है कुल आवेश यानी सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। ये होता है गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स का मान। अब सिग्मा क्यू क्या है, यहाँ पे सिग्मा क्यू जो है वो ये जो चालक परत हमने अचालक परत हमने ली है, इसके लिए हमने एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है। तो ये जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है ये कितना आवेश यहाँ पे परिबद्ध कर रहा है, यानी कि ये कितना आवेश घेर रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर हम एक वृत्ताकार फलक लेते हैं तो जितना आवेश ये
यहाँ पे परिबद्ध करेगा वही आवेश होगा। तो हम मान लेते हैं, हमने यहाँ पे माना था कि इसके लिए जो है पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा लिया था, तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा लिया था, तो पृष्ठ आवेश घनत्व में क्या होता है, हमने पढ़ा था सिग्मा बराबर होता है क्या, कोई बताएगा? नहीं। तो हम लिखते हैं कुल आवेश बटे अपॉन में क्या आता है, पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए क्षेत्रफल आता है। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो क्या है, एस है। क्षेत्रफल क्या है, एस। तो यहाँ से सिग्मा क्यू क्या होगा, सिग्मा क्यू होगा, सिग्मा क्यू यहाँ पे देखो ये सिग्मा जो है ना ये योग को बता रहा है, योग को बता रहा है ना, तो ये एस इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा एस। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, ये सिग्मा अलग है, ये सिग्मा अलग है, ये योग के लिए, जोड़ के लिए। तो इस तरह से हम कुल आवेश जो परिबद्ध आवेश होगा गाउसियन पृष्ठ द्वारा वो होगा सिग्मा इंटू एस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाई बराबर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एस बटे एप्सिलॉन नोट, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में फ्लक्स का मान हमारे पास क्या आया था, उसको हम यहाँ लिखते हैं, तो 2E(s) बराबर समीकरण 2 से फ्लक्स का विद्युत फ्लक्स फाई का मान कितना आ गया, सिग्मा एस बटे एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा और ई बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का भाग लगा दो, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट। ये आ गया हमारे पास क्या, किसी भी अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। और जो है यहाँ पे अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान देखें तो वो यहाँ पे सिग्मा और एप्सिलॉन नोट पे निर्भर कर रहा है। कहने का मतलब है अगर आवेश घनत्व बढ़ जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी, और अगर माध्यम रखेंगे तो माध्यम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदल जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर ये अनंत लंबाई की है, असमरूप है, तो हम बोलेंगे कि बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो असमरूप अचालक अपरिमित समरूप आवेशित चालक अचालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती है। कौन सी दूरी पर, बिंदु P की अचालक परत से कितनी भी दूरी हो वो दूरी पर निर्भर नहीं करती। क्यों? क्योंकि अचालक परत जो है वो दूरी की तुलना में बहुत ही बड़ी है, ये हमको ध्यान रखना है। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखें, अगर इसको हम सदिश रूप में लिखें तो सदिश रूप में क्या होगा, इसको सदिश रूप में ऐसे लिखा जा सकता है, ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, साथ में एन कैप। एन कैप क्या बता रहा है यहाँ पे, एन कैप जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर की दिशा को बता रहा है, और दिशा क्या है, अचालक जो परत है इसके लंबवत बाहर की ओर होगी हमेशा। क्यों? क्योंकि धनावेश है, यहाँ पे ऋणावेश होता तो अचालक परत की ओर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ग्राफीय निरूपण देखें, इसको नोट कर लो, ग्राफीय निरूपण में क्या होगा, ग्राफीय जो निरूपण है उसको देख लेते हैं एक बार। ग्राफीय निरूपण तो किसके बीच में बना लेते हैं अपन, ई और दूसरा क्या है, सिग्मा, दोनों के बीच में ग्राफ बनाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ई जो है वो सिग्मा के सीधा सीधा समानुपाती है और दूरी पर निर्भर नहीं करता, तो विद्युत क्षेत्र जो है दूरी की 0 घात के समानुपाती होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि दूरी पर निर्भर नहीं करा, नियत है दूरी के साथ में। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एक सीधी रेखा बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई समानुपाती सिग्मा,
ये हमको ध्यान रखना। ये किसके बीच में है? ये जो ग्राफ है ई व सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व के बीच में ग्राफ है। दूसरा जो ग्राफ बनेगा वो किसके बीच में बनेगा? वो बनेगा यहाँ पे दूरी के लिए। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, ई और आर के बीच में ग्राफ बना लेते हैं। तो कैसा ग्राफ बनेगा? ये किसके बीच में बना रहे हैं? दूसरा ई व आर के मध्य ग्राफ। तो देखो दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है, यानी कि दूरी कितनी ही ज़्यादा हो कितनी ही कम हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो नियत रहेगी। तो इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन ये जो सरल रेखा बनेगी ये दूरी अक्ष के समांतर होगी, यानी कि दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नहीं बढ़ रहा है। देखो नियत है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता या घटता तो ये ग्राफ ऐसे नहीं होता, या तो ऊपर जा रहा होता या नीचे जा रहा होता या ऐसे कुछ होता। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि ई जो है वो दूरी के शून्य घात के समानुपाती है, यानी नियत रहता है। ई का मान क्या रहता है? नियत रहता है। ये हमको ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो ग्राफीय निरूपण है वो हमारे पास प्राप्त होता है। आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।